国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत रेशम मार्ग तब और अब तथा चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। पूर्व चीनी नेता चियांग सेमिन के जन्म की 100वीं वर्षगांठ महासभा पेचिंग में आयोजित। चाइना रेलवे ने 2026 के पहले 7 महीनों में 440.6 अरब युआन का अचल परिसंपत्ति निवेश पूरा किया। कोलकाता में चीनी महावाणिज्य दूत ने भारतीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीन ने 17 अगस्त की सुबह पेचिंग में जनबृहद भवन में एक भव्य महासभा आयोजित कर पूर्व नेता चियांग सेमिन के जन्म की 100वीं वर्षगांठ मनाई। इस महासभा में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने महत्वपूर्ण भाषण देकर बल दिया कि हमें कॉमरेड चियांग सेमिन के महान योगदान को याद कर उनका आचरण गहराई से आत्मसात कर समग्र पार्टी और विभिन्न जातियों की जनता को चीनी विशेषता वाले समाजवादी कार्य को निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। शी जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा कि चियांग सेमिन का जीवन गौरवपूर्ण और संघर्षरत रहा। उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता, जन मुक्ति, राष्ट्रीय समृद्धि और जन सुख के लिए जीवन समर्पित कर आजीवन संघर्ष किया। शी ने बल दिया कि 70 साल से अधिक क्रांतिकारी जीवन, खासकर 13वीं सीपीसी कांग्रेस के चौथे पूर्णाधिवेशन के बाद पार्टी और देश के कार्य में विशाल उपलब्धि प्राप्त करने के महान व्यवहार में चियांग सेमिन ने पर्याप्त रूप से मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ की महान प्रतिभा और साहसिक दृष्टि, कुंजीभूत भूमिका और नेतृत्वकारी कला और उत्तम आचरण दिखाया, जो हमारे लिए हमेशा सीखने के योग्य है और प्रेरणा का स्रोत है। शी जिनपिंग ने बल दिया कि लंबे समय की कोशिशों से पार्टी और देश का कार्य समृद्ध है, देश में शांति और अमन चैन है, जनजीवन निरंतर सुधर रहा है, चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान का भविष्य उज्जवल है और कई पीढ़ियों की संघर्ष का सपना कदम ब कदम पूरा हो रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन हुसैन 18 से 24 अगस्त तक चीन की राजकीय यात्रा करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन चेन ने 17 अगस्त को हुई प्रेस वार्ता में इस यात्रा का परिचय देते हुए कहा कि आसन ग्रहण करने के बाद यह राजा अब्दुल्ला द्वितीय की 9वीं चीन यात्रा होगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनके साथ वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंध तथा समान चिंता वाले अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सवालों पर रायों का आदान प्रदान करेंगे। वे शंघाई और शेंचन की भी यात्रा करेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि चीन जॉर्डन के साथ इस यात्रा के मौके का लाभ उठाकर चीन जॉर्डन रणनीतिक साझेदारी को नई मंजिल पर पहुंचाने को तैयार है, ताकि क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास के लिए सक्रिय योगदान दिया जाए। चाइना रेलवे द्वारा 17 अगस्त को जारी बयान के अनुसार इस वर्ष रेलवे निर्माण कार्य कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा है। जनवरी से जुलाई तक राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली ने 440.6 अरब युआन का अचल परिसंपत्ति निवेश पूरा किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 1.8% अधिक है। आधुनिक रेलवे अवसंरचना प्रणाली का निर्माण गति पकड़ रहा है और रेलवे निर्माण में निवेश का क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, जिससे इसे मजबूत गति मिल रही है। चाइना रेलवे के एक जिम्मेदार अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष की शुरुआत से ही समूह ने प्रमुख राष्ट्रीय रणनीतियों और क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास को सेवा और समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित किया है। नेटवर्क को मजबूत करना और श्रृंखला को मजबूत करना अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाया है। रेलवे नियोजन और निर्माण को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया है। रेलवे नेटवर्क के पैमाने और गुणवत्ता में लगातार सुधार किया है और प्रमुख परियोजनाओं में सकारात्मक प्रगति को बढ़ावा दिया है। 14 से 19 अगस्त तक अमेरिका के ओरेगॉन राज्य से आए 22 सदस्यीय कलात्मक जिम्नास्टिक और नृत्य अकादमी के प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण पश्चिम चीन के शीतसांग स्वायत्त प्रदेश का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने शीतसांग के कलाकारों, खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान किया। साथ ही उन्होंने पोताला पैलेस, जोखांग मठ और शीतसांग विश्वविद्यालय का भी दौरा किया। 15 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल शीतसांग युवा अभ्यास आधार पहुंचा, जहां उन्होंने तिब्बती छात्रों के साथ मिलकर तिब्बती वाद्य यंत्र बजाए, तिब्बती लिपि में लिखना सीखा और एक दूसरे को उपहार दिए।
इसके बाद युवा महल के अंदर स्थित शीतसांग स्वायत्त प्रदेश चीनी राष्ट्र साझा पहचान युवा थीम संग्रहालय में छोटे मार्गदर्शकों ने ऐतिहासिक तस्वीरों के जरिए शीतसांग के विकास और विभिन्न जातीय समूहों के बीच आदान प्रदान की कहानी सुनाई। एक अमेरिकी छात्र ने कहा कि वह पहले शीतसांग के बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन यहाँ आकर उसने तिब्बती संस्कृति की विविधता को करीब से देखा। वहीं एक अन्य अमेरिकी छात्र क्लो ने कहा कि दोनों पक्ष नृत्य के माध्यम से अपनी अपनी संस्कृति को व्यक्त कर रहे हैं। तिब्बती लिपि की कक्षा में अमेरिकी छात्रों ने बांस की कलम से तिब्बती अक्षर लिखने का प्रयास किया। क्लो ने कहा, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। ये कक्षाएं यहाँ के बच्चों की विशेष प्रतिभा को दर्शाती हैं। 2026 के ग्रीष्मकालीन फिल्म सीजन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 16 अगस्त को 10 अरब युआन से अधिक हो गया, जिससे वार्षिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 25 अरब 70 करोड़ युआन से अधिक हो गया। इस गर्मी के मौसम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पिछले साल की इसी अवधि से अधिक रहा, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ स्क्रीनिंग और दर्शकों की संख्या दर्ज की गई। इनमें से वंस अपॉन अ टाइम इन मिडिल ईस्ट ने मात्र 6 दिनों में 80 करोड़ युआन से अधिक की कमाई की। इसके अलावा देश भर के सिनेमाघरों द्वारा अपने संचालन में विविधता लाने और मूवी प्लस गतिविधियों की प्रचुरता के कारण फिल्म उपभोग उद्योग श्रृंखला का विस्तार जारी है। अनुमान है कि इस वर्ष संपूर्ण फिल्म उद्योग श्रृंखला का कुल उत्पादन मूल्य 4 खरब युआन से अधिक हो जाएगा। 17 अगस्त की सुबह 11:02 पर चीन ने देश के उत्तर में स्थित थाईयुए उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में लॉन्ग मार्च 2C वाहक रॉकेट से सफलतापूर्वक SEO उपग्रह प्रक्षेपित किया। उपग्रह सुचारू रूप से निर्धारित कक्षा में पहुंचा और प्रक्षेपण कार्य पूरी तरह सफल रहा। यह लॉन्ग मार्च श्रृंखलात्मक वाहक रॉकेट की 664वीं उड़ान है। SEO उपग्रह पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह है, जिसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर पर्यावरण निगरानी, भू सर्वेक्षण और प्राकृतिक आपदा के आकलन में किया जाता है। कोलकाता में चीनी महावाणिज्य दूत शू वेई ने शनिवार को भारतीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों पक्षों ने चीन भारत मीडिया सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ बढ़ाने के तरीकों पर विचार साझा किए। बैठक में महावाणिज्य दूत शू ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में चीन भारत संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है और सांस्कृतिक आदान प्रदान की गतिविधियां भी उत्साहपूर्वक आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया चीन और भारत के बीच आपसी समझ, विश्वास और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने भारतीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल के चीन दौरे का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि प्रतिनिधिमंडल चीन के विकास और समाज को अधिक वास्तविक और व्यापक रूप से समझेगा। साथ ही चीन भारत मैत्री की कहानियों को सामने लाकर दोनों देशों के संबंधों के स्वस्थ विकास के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में योगदान देगा। वहीं प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख तथा सनमार्ग के प्रबंध निदेशक और मुख्य समूह संपादक विवेक गुप्ता ने महावाणिज्य दूतावास के निमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि भारत और चीन प्राचीन सभ्यताएं हैं और दोनों देशों के लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से चीन को और करीब से समझने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा है। भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के बिहार राज्य के लखीसराय जिले में 17 अगस्त की सुबह एक मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भगदड़ के समय मंदिर और आसपास के इलाके में लगभग 50,000 श्रद्धालु जमा थे। अफवाह फैली कि बिजली का खंभा गिरा हुआ है और उसमें करंट है, जिससे भीड़ में दहशत फैल गई और लोग इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे को धक्का देने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि के पक्षकारों का 17वां सम्मेलन 17 अगस्त को मंगोलिया की राजधानी उलानबातर में उद्घाटित हुआ। 2 सप्ताह तक चलने वाले सम्मेलन का विषय है भूमि का पुनर्स्थापन, आशा की नई किरण। इसमें भूमि क्षरण के पुनर्स्थापन, सतत भूमि प्रबंधन, सूखा प्रतिरोधक क्षमता निर्माण और घास के मैदानों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन जैसे विषयों पर परामर्श और विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। इस संधि के सचिवालय की कार्यकारी सचिव यास्मीन फौद ने कहा कि भूमि क्षरण और सूखा अब दूर की पर्यावरणीय समस्याएं नहीं रह गई है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर।
और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम चीनी लेखक छे मुछी द्वारा लिखित रेशम मार्ग तब और अब शीर्षक किताब की कड़ी प्रस्तुत करेंगे। तो शुरू करते हैं। बेटी रुक जाओ वाला संकेत बुर्ज। कोचा से पश्चिम की दिशा में 9 किलोमीटर तय कर पाइछंग काउंटी तक जाने वाले रास्ते में एक पहाड़ी दर्रे पर पश्चिमी हान राजवंश के काल का एक संकेत बुर्ज है। इस संकेत बुर्ज की ऊंचाई 18 मीटर है। ऊपरी हिस्से पर 10 लकड़ियां रह गई हैं। संकेत बुर्ज मिट्टी से बना था, जिस पर अनेक छेद पड़े हैं। देखने में लगता है कि पहले उन पर खूंटे डाले गए होंगे। इस संकेत बुर्ज की भौगोलिक स्थिति बहुत दुर्गम है। एक ओर पाइछंग काउंटी के पहाड़ी दर्रे तक जाने वाला रास्ता है, दूसरी ओर आप संकेत बुर्ज पर खड़े होकर कोचा के मैदानी इलाके पर नजर दौड़ा सकते हैं। आप इस शानदार दृश्य की परिकल्पना कर सकते हैं कि उस समय संकेत बुर्ज में जलाई गई आग अपना प्रकाश भी दूर तक फैले मैदान में कैसे फेंकती होगी। संकेत बुर्ज के नीचे एक सफेद गहरी घाटी है। इसका नाम है यिनशुई कौ यानी नमकीन पानी घाटी। एकदम सीधी चट्टान पर खड़े नीचे देखने से दोनों टांगे लड़खड़ाने लगती हैं। इस 30-40 मीटर चौड़ी घाटी में सूत सी पतली जलधारा भी नहीं है। कहा जाता है कि जब गर्मी में थिएनशान पर्वतमाला पर जमी बर्फ पिघलने लगती है तो ये लहराती नदी बन जाती है, वरना इतनी चौड़ी घाटी कैसे बनती। संकेत बुर्ज के नीचे एक बोर्ड है जिस पर खजूरकहा थूथा चीनी अक्षरों में लिखा है। गाइड ने कहा कि खजूरकहा उइगर भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बेटी रुक जाओ, और थूथा का मतलब हान भाषा में मिट्टी से बना बुर्ज है। एक पुरानी दंतकथा इस प्रकार है कि एक अत्याचारी राजा था। आम रियाया उससे खार खाए बैठी थी, लेकिन वो अपनी इकलौती बेटी को बेहद प्यार करता था। एक दिन पश्चिम से एक ओझा आया। उसने कहा कि राजा की बेटी के ऊपर 100 दिनों के अंदर आफत आएगी। केवल संकेत बुर्ज में छिपकर ही वो शायद आफत से छुटकारा पा सकेगी। अत्याचारी राजा ने उसके कथन पर विश्वास कर लिया और अपनी इकलौती दुलारी को संकेत बुर्ज पर पहुंचा दिया और रोज रोज खाना पीना भिजवाता रहा। इस तरह बड़ी मुश्किल से 99 दिन गुजरे। आखिरी दिन राजा ने एक सेब भिजवाया जिसे बेटी पसंद करती थी। जब बेटी ने सेब को दांत से काटा तो एक बिच्छू सेब के अंदर से बाहर निकला और उसे डसकर मार डाला। ये खबर पाकर राजा बेहोश हो गया। संकेत बुर्ज के नीचे वो बिलख बिलख कर रोता चिल्लाता रहा, बेटी मेरी प्राण तुम रुक जाओ। हालांकि राजा आम दिनों में अपनी सत्ता का बड़ी नृशंसता के साथ नाजायज इस्तेमाल करता था और एक आवाहन करता तो सैकड़ों लोग उसके पीछे चलने को तैयार रहते थे। लेकिन आज भाग्य में लिखे इस दुखांत के सामने वो हताश होकर शोक रुदन करने के अलावा और क्या कर सकता था। नदी के आर पार खड़े बौद्ध केंद्र। कोचा पहुंचने के दूसरे दिन मुझे श्री ली युई छुन के साथ शहर के उत्तरी ओर
18 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन शहर सुबास का दौरा करने का मौका मिला। पुरातत्ववेत्ता वांग वनपी ने 1928 में इस खंडहर का सर्वेक्षण किया था और उनके विचार में यही च्योत्सो यानी आज का कूचा राज्य था, जिसकी राजधानी इवोल्यू शहर था। लेकिन 1957 में जब उन्होंने सर्वेक्षण किया तो उन्होंने अपने को गलत पाया और उन्हें अपने निष्कर्ष में संशोधन करना पड़ा। लेकिन प्राचीन शहर सुबास आखिर किस शहर का खंडहर है, इसे उन्होंने निश्चित नहीं किया। श्री ली यूएचुन ने कहा, ये तय है कि ये राजधानी कतई नहीं था, बल्कि एक बौद्ध केंद्र था। वो काखोरी मंदिर लगता है, जिसका विवरण महाभिक्षु श्वेनचांग यानी भेनसोंग ने किया था। खंडहर देखने के बाद मुझे लगा कि उनका ये विचार युक्तियुक्त है। खंडहर कूचा नदी के दोनों तटों पर फैला हुआ है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर अलग अलग 3 बौद्ध पगोडे खड़े हैं। हर एक पगोडे के पास बौद्ध मंदिर और गुफाएं मौजूद हैं। दोनों खंडहरों का कुल क्षेत्रफल कोई 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन एक प्राचीन शहर के लिए आवश्यक 4 दीवारी यहाँ दिखाई नहीं दी। महाभिक्षु श्वेनचांग ने थांग राजवंशकालीन पश्चिमी क्षेत्र का विवरण में लिखा है, नदी के दोनों तटों पर एक एक मंदिर है। नदी के नाम काखुरी है, एक पूर्व में है, एक पश्चिम में। ये विवरण सुबास खंडहर की भौगोलिक स्थिति से कितना मिलता जुलता है। श्री ली यूएचुन के साथ मैं दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित एक बौद्ध पगोडे पर चढ़ा। पगोडे पर खड़ा हो चारों ओर नजर दौड़ाकर देखा कि हर जगह मधुकोश जैसे आकार की टूटी दीवारें मौजूद हैं। खंडहर इस तरह सुरक्षित है कि उसकी केवल प्राचीन शहर काओछांग और चाओहो से तुलना की जा सकती है। श्री ली यूएचुन ने रोलर से पगोडे के अवशेष को नापा। पगोडे की ऊंचाई 8 मीटर है। आधारशिला अपेक्षाकृत सुरक्षित है। उनके साथ मैंने पगोडे के निचले भाग के छोटे गलियारे में प्रवेश किया। गलियारे की दोनों दीवारों पर रंगीन भित्ति चित्रों के अवशेष मौजूद हैं। खेद की बात यह है कि गलियारे के सकरा होने की वजह से मैं फोटो नहीं खींच पाया। मैं फिर उनके साथ आधारशिला के नीचे एक मिट्टी की गुहा में गया। ये कुछ दिन पहले खोदी गई वेई राज्य या चिन राज्य यानी 3 से 5वीं शताब्दी की प्राचीन कब्र थी। बाद में मैंने काउंटी के सांस्कृतिक भवन में इसी कब्र की खुदाई में प्राप्त सांस्कृतिक अवशेष देखे, जिनमें सुंदर रेशमी चित्र और काठ के पशु का सिर शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि कब्र के मालिक की खोपड़ी का पिछला हिस्सा सपाट है, जो महाभिक्षु श्वेनचांग द्वारा अपनी पुस्तक में वर्णित कूचा वासियों के रीति रिवाजों से मेल खाता है। उन्होंने लिखा, बेटा पैदा होने के बाद लकड़ी के पटरे से उसके सिर को कसकर बांधा जाता है। ऐसा करने का उद्देश्य खोपड़ी को सपाट बनाना है। प्राचीन कूचा वासियों की नजर में सपाट खोपड़ी ही सुंदर खोपड़ी थी। इसके बाद हम यू आकार की दीवार से घिरे एक मंदिर में प्रविष्ट हुए। इस टूटी फूटी दीवार की ऊंचाई कोई 10 मीटर है। कल्पना की जा सकती है कि पहले ये इमारत कितनी भव्य और आलीशान रही होगी। मंदिर के मुख्य भवन में बीचों बीच बुद्ध की मूर्ति का आसन था। चारों ओर आले थे। भवन के सामने दक्षिण की दिशा में उफनती बहती नदी के तट पर एक और शानदार स्तूप की नींव बची थी। नदी के उस पार का सुनहरा स्तूप नीले आसमान से बातें करता लग रहा था। मंदिर के भवन एक दूसरे से सटे हुए थे। थोड़ी सी कल्पना कीजिए, नदी के इस और उस तट पर खड़े पूर्वी और पश्चिमी काखुरी मंदिर कितने आलीशान लग रहे होंगे। दंत कथा और मनमोहक दृश्य। श्वेनचांग यानी भेनसोंग ने थांग राजवंश कालीन पश्चिमी क्षेत्र का विवरण नामक पुस्तक में कोचा राज्य के ड्रैगन तालाब के बारे में एक दंत कथा का वर्णन किया है। हम लोगों का सत्कार करने वाले साथियों ने कहा,
कि कूचा शहर के उपनगर में तालाउपा नामक एक बड़ा तालाब स्थित है, जहां का प्राकृतिक दृश्य बड़ा मनमोहक है। उन्होंने हमें वहां सैर करने की सलाह दी। मैंने चाहा कि श्री ली युएचुन हमारे साथ चलें और सर्वेक्षण करें कि ये तालाब श्वेनचांग द्वारा वर्णित किया गया ड्रैगन तालाब था या नहीं, लेकिन किसी वजह से वे हमारे साथ नहीं जा सके। दंत कथा इस प्रकार है। कूचा राज्य के पूर्वी सीमांत पर स्थित शहर के उत्तरी भाग में देवी मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब था। शहर में जल स्रोत के न होने से महिलाओं को इसी तालाब से पानी लाना पड़ता था। तालाब में रह रहा ड्रैगन मनुष्य का रूप धारण कर इन महिलाओं के साथ मैथुन करता था। उसकी संतानें बहुत बहादुर थीं। वे चलने में दौड़ते घोड़े की तरह तेज थे। ड्रैगन न संभाले ये मनुष्य अपनी शारीरिक ताकत के बल पर राजा की आज्ञा नहीं मानते थे। राजा ने तुर्कों को बुलाकर इस शहर के सभी लोगों की हत्या करवा दी। तब से ये शहर वीरान हो गया। रास्ते में मैंने गाइड से कहा, चूंकि दंत कथा मनगढ़ंत है, इसलिए संग्रहालय के प्रधान श्री ली युएचुन की आने में रुचि नहीं रही होगी। मगर दंत कथा में जिस घटना का उल्लेख किया गया था कि कोचा के राजा ने किस तरह तुर्कों के साथ साठगांठ कर विद्रोहियों का दमन किया, उससे एक और ऐतिहासिक सत्य की अभिव्यक्ति होती है। गाइड ने कहा, आखिरकार तालाउपा वो ड्रैगन तालाब था या नहीं, ये आप जाकर खुद तय कीजिए। मगर मैं ये आश्वासन दे सकता हूं कि रास्ते में हमें जो मनोहर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे, वे अवश्य ही आपको संतुष्ट करेंगे। हम जीप पर सवार होकर थियनशान पर्वतमाला के मध्य भाग में प्रविष्ट हुए। घुमावदार राजमार्ग काफी उबड़-खाबड़ था। मैं तो अब ऐसी सड़क पर चलने का आदी हो गया हूँ। कोई 45 किलोमीटर का रास्ता तय कर हम एक विशाल इलाके में पहुंचे। फोटोग्राफर श्याओ चिन चिल्ला उठे, जरा रुको, अनोखा दृश्य है। वे बोलते हुए गाड़ी से उतरे और फोटो खींचने लगे। मैं भी उनके साथ हो लिया। यहाँ पहाड़ों से घिरा एक मैदानी इलाका है। उइगर भाषा में उसका नाम है खजनिया, यानी लाल चट्टान। नंगी चट्टानों पर कुछ भी नहीं उगता, लेकिन उनके सुंदर रंग विशेष आकर्षक हैं। आग की तरह लाल चट्टानें नीले आकाश में तुरपान के अग्नि पर्वत सी लगती हैं। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो मैं सांवले, बैंगनी, नारंगी, कत्थई, स्लेटी और श्याम रंग वाली पहाड़ियों से घिरा था। एक ओर मैं शाओचिन से बहुत ईर्ष्या कर रहा था कि वो एक फोटोग्राफर है, और दूसरी ओर पछतावा कि मैं एक चित्रकार नहीं हूँ। इतने आलीशान और परिवर्तनशील सुंदर दृश्यों के आगे आह भरने के सिवा मैं और क्या कर सकता था। बल खाती पर्वतमालाएं तो अजीब अजीब शक्लें अख्तियार किए हुए हैं। इधर एक ऐसी बड़ी चट्टान है मानो कोई बुर्का पहने हाथ जोड़े खड़ी हो। उधर सीधी चट्टान पर मानो मध्यकालीन यूरोपीय किलों के चित्र बने हों। दूरस्थ चोटियां अपने सिर आकाश की ओर उठाए हुए हैं। ये सच्चे मायने में तलवारों वाली पहाड़ियां कहला सकती हैं। और भी दूरस्थ चोटियों की पंक्तियां खड़ी हैं। वे एक ही दिशा में झुकी हुई हैं, देखने में मानो उफनती लहरें आगे दौड़ रही हों। मैं इन अनोखी प्राकृतिक रचनाओं में डूब गया। इनकी याद को बनाए रखने के वास्ते मैंने नोटबुक निकालकर उस पर कुछ खींचा-पांची की, जो किसी तरह चित्र नहीं कहला सकते। कोचा लौटकर मैंने पेइचिंग से आए एक चित्रकार को ये खींचा-पांची दिखाई। वे इसे देख और मेरी बात सुन भाव विभोर हो उठे। कहा, चित्र बनाने मैं जरूर वहां जाऊंगा, वरना मैं बेकार ही शिनचांग आया हूं। फलदायी यात्रा। और 15 किलोमीटर का रास्ता तय कर हम कोकोसा नाम के एक स्थान में पहुंचे। कत्थई रंग वाले पहाड़ की तलहटी में
प्राचीन काल की तांबा शोधन वर्कशॉप का खंडहर मौजूद है। हान राजवंश से थांग राजवंश तक सभी ऐतिहासिक ग्रंथों में ये लिपिबद्ध है कि कूचा राज्य के पास धातु शोधन उद्योग था, जहां सोना, तांबा, लोहा, सीसा और जस्ता उत्पादित होते थे। और आगे बढ़कर हम एक आधुनिक कोयला खान पहुंचे, जहां हम दोपहर का खाना खाकर चक्करदार पगडंडी का अनुसरण करते हुए उत्तर की ओर रवाना हुए। चलते चलते मुझे संदेह होने लगा और गाइड से पूछा कि क्या तालाओपा इतना दूर है। गाइड ने जवाब में कहा, जल्दी ही आने वाला है। थोड़ी दूर और चलकर सामने हमें एक जलप्रपात दिखाई दिया। वो एक सफेद रेशमी फीते की तरह हरे भरे पहाड़ की गगनचुंबी चोटी से नीचे उड़ता लटक रहा था। हमारी जीप जलप्रपात के सामने आई। प्रपात की कर्णभेदी आवाज हमारे कानों में गूंजती रही। पहाड़ के ऊपर चढ़कर हमें एक छोटा तालाब यानी श्याओलाओपा दिखाई पड़ा। 5 किलोमीटर आगे चलकर आखिर में हम गंतव्य स्थान तालाओपा यानी बड़ा तालाब पहुंचे। बड़े तालाब और छोटे तालाब को एक नाला जोड़ता है। तालाओपा दरअसल एक झील था। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य भी अद्भुत ही है। झील में नीला और स्वच्छ पानी सूरज की किरणों में चमक रहा था। सूरज की ओर मुखातिब पहाड़ी ढलानों पर हरे भरे चीड़ और देवदार के वृक्ष उगे थे। झील के एक छोर में सुनहरा घास मैदान फैला था। गायें और बकरियां झुंड के झुंड इत्मीनान से चरती नजर आ रही थीं। चरवाहों के सफेद तंबुओं के पीछे हिमाच्छन्न थिएनशान पर्वतमाला थी। सो हम ताकलीमाकान रेगिस्तान के छोर से फिर थिएनशान पर्वतमाला चरागाह लौट आए, जो हमारा बहुत परिचित चरागाह था। फिर एक बार चरागाहों की चाय का आनंद उठा, हमने वापसी का रास्ता पकड़ा। मुझे सचमुच ही इस यात्रा की फलदायिता का एहसास होने लगा, लेकिन जानबूझकर शिकायत करते हुए बोला, क्या ये बड़ा ड्रैगन वाला तालाब है या सचमुच ही धोखा खाया? कूचा शहर की महिलाएं पानी लाने के लिए क्यों 100 किलोमीटर का रास्ता तय करती थीं? गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने धोखा कहाँ खाया? क्या आपने रेशम मार्ग नहीं देखा? कूचा से उसुन तक का नजदीकी रास्ता तय किया। क्या ये बड़ी उपलब्धि नहीं है? उनके याद दिलाने से एकदम समझ में आया कि बर्फीले पहाड़ के उस पार ईली क्षेत्र ही है, जो उसुन राज्य, जिसके राजा से हान राजवंश की राजकुमारी खेयव का विवाह हुआ था, से ज्यादा दूर नहीं है। मैं हंस पड़ा। आप सचमुच ही एक होशियार गाइड हैं। इतने में कुछ उइगर युवक युवतियां गधों और घोड़ों के झुंड हाँकती नजर आईं। युवक चाबुक घुमाते पैदल चल रहे थे और युवतियां गधों और घोड़ों पर सवार थीं। वे खुशी खुशी पहाड़ी गीत गाते चल रहे थे। मैं बेइख्तियार हो चीखा, दुर्लभ दुर्लभ, जल्दी फोटो खींचिए। वे रेशम मार्ग की एक छोटी सड़क पर चलने वाले आधुनिक यात्री थे और च्युत्सु से उसुन जा रहे थे। कूचा शहर को छोड़ फिर एक बार बेटी रुक जाओ नामक संकेत बुर्ज से होते हुए हमने पाइछंग काउंटी के लिए एक पहाड़ी पगडंडी पकड़ी। हमारा गंतव्य स्थान खजर यानी केजल सहस्त्र बौद्ध गुफाएं थीं। चीन के सबसे पश्चिमी इलाके में स्थित गुफा मंदिर। खजर सहस्त्र बौद्ध गुफाएं चीन के सबसे पश्चिमी इलाके में स्थित बड़ी बौद्ध गुफाएं हैं, जिनकी स्थापना तुनहुआंग की मोकाओ गुफाओं से भी पहले हुई थी। वे विद्वान जो बौद्ध कला के पूर्व में प्रसारित होने के इतिहास के अनुसंधान में संलग्न हैं, खजर सहस्त्र बौद्ध गुफाओं पर विशेष ध्यान देते हैं। पश्चिम की ओर जाने वाली पगडंडी उत्तर में तालाओपा के लिए जाने वाले रास्ते से कहीं ज्यादा समतल है। रास्ते में जो प्राकृतिक दृश्य मैंने देखा, वो उत्तरी रास्ते में मेरे देखे दृश्यों से अनोखा नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, इतना लंबा रास्ता तय कर
खजर सहस्त्र बौद्ध गुफाओं में आखिर हम कितने भित्ति चित्र देख पाएंगे, क्योंकि इससे एक दिन पहले हमने बड़े जोश के साथ खुमथुरा सहस्त्र बौद्ध गुफाएं देखी थीं, मगर निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा था। हम जीप पर सवार कोचा शहर के दक्षिण पश्चिम में 27 किलोमीटर का रास्ता तय कर मुजाथी नदी पर स्थित पनबिजली घर पहुंचे। फिर वहां से 2 किलोमीटर पैदल चले। तब जलाशय के पास बड़ी सीधी चट्टान पर 72 गुफाएं दिखाई दी, जिनमें से 33 गुफाओं में भित्ति चित्रों के अवशेष मौजूद हैं। एक ही सांस में मैंने 10 गुफाएं देख डाली, मगर एक भी संपूर्ण भित्ति चित्र न देख पाया। प्राचीन काल के गैर बौद्ध और आधुनिक काल के साम्राज्यवादी तत्व बड़े निर्दयी थे। उन्होंने खुमथुरा के भित्ति चित्रों को बुरी तरह बर्बाद कर डाला। कोचा वापस लौटकर हमने इस काउंटी के सांस्कृतिक भवन में रखी बोधिसत्व की मिट्टी की रंग बिरंगी मूर्ति देखी, जो खुमथुरा की खुदाई में प्राप्त हुई थी। ऐतिहासिक उथल पुथल के बाद इतनी संपूर्ण कलाकृति सुरक्षित रह गई, ये एक अजूबा था। इस सांवले रंग की मूर्ति का चेहरा अंडाकार था। देखने में वो बड़ी बुद्धिमान और खूबसूरत लगती है। उसके चेहरे को देखकर ही प्राचीन मिस्र की देवी की याद हो आती है। शायद ये च्यूत्स यानी आज के कोचा राज्य की किसी देवी की आकृति हो। अनजाने में हम राजमार्ग पर 70 से अधिक किलोमीटर का रास्ता तय कर गए थे। इतने में अचानक गोबी रेगिस्तान में जीप घुसी और काफी दूरी पर एक सीधी चट्टान के सामने रुक गई। चट्टान के नीचे मुजाथी नदी घाटी है। जीप पहाड़ की सीधी ढलान पर गोया लुढ़कते हुए घाटी के तल तक पहुंची थी। हमने मुड़कर देखा और डरे कि लगभग 45 डिग्री वाली ढलान पर जीप फिर वापस चढ़ सकेगी या नहीं। नदी घाटी में हर जगह हरियाली छाई हुई थी। हरे भरे झुरमुटों में से कुछ एक सुंदर मकान बाहर झांक रहे थे। यहाँ खजर सहस्त्र बौद्ध गुफाएं संरक्षण कार्यालय के कर्मचारी रहते हैं। हमें जरा सा आराम के लिए एक अतिथि भवन में ले जाया गया। हाँ, ये तो सही है कि यहाँ का इंतजाम तुनहुआंग सांस्कृतिक अवशेष अनुसंधान प्रतिष्ठान का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर फिर भी ये एक सुव्यवस्थित स्थान है। नदी के तट पर साग सब्जी और फलों के पेड़ उगे हैं। यदि हम चहल पहल वाले शहर से दूर इस सुनसान नदी घाटी में कुछ दिन के लिए रहें, तो फिर तो अलग ही मजा आएगा। मैं उस सवाल को, जो मेरे लिए सबसे दिलचस्प है, नहीं भुला पाया और जल्दबाजी में पूछ बैठा, यहाँ आखिर कितनी संपूर्ण गुफाएं देखने योग्य हैं? कितने दिन ठहरने का इरादा है? मेजबान ने पूछा। आज ही कोचा वापस लौटूंगा, मैंने जवाब दिया। इतने जल्दी क्यों? हमारे यहाँ 75 अपेक्षाकृत संपूर्ण गुफाएं हैं। अगर गौर से देखना न चाहें तो भी 1 सप्ताह लगेगा। उनके परिचय के अनुसार नंबरवार बौद्ध गुफाएं कुल 236 हैं, जो उन खतरनाक सीधी चट्टानों पर फैली हैं, जहां से हम गुजर चुके हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर फैली पंक्तिबद्ध इन गुफाओं की कुल लंबाई कोई 2 किलोमीटर है। इतिहास में भयानक विध्वंस के कारण गुफाओं में खड़ी मूर्तियां अब नहीं रही हैं, लेकिन टूटे फूटे भित्ति चित्रों में से कई ऐसे अपेक्षाकृत संपूर्ण चित्र बचे रह गए हैं, जो देखने और अनुसंधान करने योग्य हैं। हमारे पास केवल आधा दिन था, इसलिए हम केवल उन 8 गुफाओं को देख सके, जो इन गुफाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। यात्रियों को प्रकाशमान करने वाले बोधिसत्व। मेजबान सर्वप्रथम हमें प्रारंभिक काल की गुफा नंबर 17 में ले गए। हम सीधी चट्टान पर बनाई गई बल खाती पगडंडी से गुफा के नीचे आए, फिर लकड़ी की सीढ़ी से ऊपर पहुंचे। आयताकार गुफा के 2 कक्ष हैं। सामने वाले कक्ष की दीवार के आले में बुद्ध की मूर्ति का सिंहासन मौजूद है, मगर खेदजनक बात यह है कि बुद्ध की मूर्ति का नामो निशान तक नहीं है। इस कक्ष के दोनों ओर गलियारे मौजूद हैं, जो पिछवाड़े के कक्ष तक जाते हैं। गुफा के द्वार से आती रोशनी के सामने वाला कक्ष अपेक्षाकृत रोशनदार है।
और पीछे वाला कक्ष अंधेरा है। चाहे सामने वाला कक्ष हो या पीछे वाला कक्ष या गलियारा, सभी की दीवारों पर भित्ति चित्र अंकित हैं। गाइड के इशारे पर मैंने सिर उठाकर छत पर अंकित चित्रों को देखा कि सारे के सारे चित्र अनेक समचतुर्भुज डिजाइनों से बने हैं। हर एक चतुर्भुज डिजाइन में एक चित्र अंकित है जो बुद्ध की अपने पूर्व जन्मों में अपना सर्वस्व निछावर कर दूसरों को उबारने की कहानियों पर आधारित था, जिन्हें लोग जातक कहते हैं। मैंने एक समचतुर्भुज डिजाइन देखा जिसमें बोधिसत्व द्वारा रात को यात्रियों का मार्गदर्शन करने की कथा अंकित है। गाइड ने कहा, देखिए, सहृदय बोधिसत्व रेशम मार्ग पर यात्रा करने वालों का भी ख्याल रखता था। चित्र में बोधिसत्व के नंगे कंधे पर रेशमी फीते लटके थे। उनकी बाहें उठी थीं, जो दो बड़ी बड़ी मशालें लग रही थीं। वे अंधेरे में चलने वाले यात्रियों को प्रकाश देती थीं। चित्रकारों की खींची सरल और मोटी रेखाओं से बोधिसत्व का सुडौल बदन और सहृदय चेहरा पूरी तरह उभर कर सामने आता है। दो व्यापारी यात्री पश्चिम क्षेत्रीय पोशाकों में बोधिसत्व के मुंह की ओर दाएं हाथ उठाए हुए एक तक देख रहे हैं। मालूम पड़ता है कि वे बोधिसत्व के प्रति असीम कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। छोटे समचतुर्भुज डिजाइन में अंकित इन तीन मूर्तियों से एक बेहद जीता जागता चित्र दिखाई पड़ता है। तो मित्रों, इस बार ये कड़ी यहीं तक। अगली बार हम आपको इस कड़ी का अगला भाग सुनाएंगे और साथ में एक नई कड़ी भी। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि कढ़ी हुई गेंद फेंकने के समारोह को देखने के लिए वहाँ हर तरह के लोग मौजूद थे। दोपहर की तीसरी घड़ी में जब सांचांग और वानर भीड़ में घुसकर मीनार के करीब पहुंच रहे थे तो राजकुमारी ने अगरबत्ती जलाई और स्वर्ग और धरती की पूजा अर्चना की। जब राजकुमारी को थांग महाभिक्षु आता हुआ दिखाई दिया तो उसने कढ़ी हुई गेंद हाथ में उठाई और उसे थांग महाभिक्षु के सिर पर फेंक दिया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग चिल्ला पड़े कि राजकुमारी की गेंद एक भिक्षु को लगी है और वहां शोर मच गया। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जब यह शोर मच गया कि राजकुमारी की गेंद एक भिक्षु को लगी है, तो क्या था? सभी नगरवासी और घुमंतु व्यापारी एक दूसरे को धकेलते हुए और चीखते चिल्लाते हुए कढ़ी हुई गेंद को उठाने के लिए लपक पड़े, पर वानर ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। वह दांत फाड़कर जोर से चिल्लाया। फिर उसने सामने की तरफ झुककर 30 हाथ ऊंचे भीमकाय वानर का रूप धर लिया। उसका भयानक चेहरा देखकर बहुत से लोग तो इतने ज्यादा डर गए कि गश खाकर गिर पड़े और जमीन पर रेंगने लगे। वानर के पास फटकने की उन्हें हिम्मत भी नहीं हुई। कुछ ही पलों में वे सब बितर हो गए। तब वानर अपने असली रूप में लौट आया। मीनार पर मौजूद सभी परिचारिकाओं, राजमहिषियों और वरिष्ठ और छोटे खोजाओं ने थांग महाभिक्षु के पास आकर दंडवत प्रणाम किया और कहा, राजकुल महामान्य, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप राजमहल में आकर बधाई स्वीकार करें। सांचांग ने तुरंत उनके अभिवादन का जवाब दिया और सहारा देकर उठने की कोशिश की। तब उसने वानर से शिकायत भरे सुर में कहा, अरे ओ वानर, तुमने फिर एक बार मुझे बड़ी अजीब सी स्थिति में धकेल दिया है। वानर ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
कटी हुई गेंद आप ही के सिर पर तो गिरी थी, वह आप ही की आस्तीन में तो लुढ़की थी। अब इससे मेरा क्या वास्ता? इसलिए मुझसे क्यों शिकायत कर रहे हैं? चांग ने पूछा। अब हम क्या करेंगे? वानर ने कहा, चिंता ना करें गुरुदेव, आप राजमहल में जाकर राजा से मुलाकात करें और मैं आवास में लौटकर शूकर और भिक्षुरेतात्मा से इंतजार करने को कहता हूँ। अगर राजकुमारी ने आपको पसंद नहीं किया तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। पारपत्र का निरीक्षण कराने के बाद हम लोग अपनी राह चल देंगे। अगर राजकुमारी ने विवाह का आग्रह किया तो आप राजा से कहना, कृपया मेरे शिष्यों को बुला भेजिए ताकि मैं उनसे विदा ले सकूं। जब हम तीनों को राज दरबार में बुलाया जाएगा तो मैं राजकुमारी को देखकर यह बता दूंगा कि वह असली है या नकली राजकुमारी है। यह एक ऐसी युक्ति है जो विवाह द्वारा दानव दमन कहलाती है। थांग महाभिक्षु कुछ नहीं बोला। वानर तुरंत आवास में लौट गया। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष को राजमहल की सुंदरियां बाकी लोगों के साथ मीनार के नीचे ले गई, जहां राजकुमारी ने अपने जेठनुमा हाथ से सहारा देकर उसे शाही वाहन तक पहुंचाया। फिर दोनों वाहन में बैठ गए। उनके परिचर जुलूस बनाकर राजमहल में लौट गए। खोजा द्वारपाल ने तुरंत राजा को सूचना दी। राजकुल श्रेष्ठ, राजकुल महामान्य राजकुमारी एक भिक्षु का हाथ थामकर बीच के दरवाजे से बाहर खड़ी अंदर आने की अनुमति का इंतजार कर रही है। मैं सोचता हूँ कि उनकी कढ़ी हुई गेंद इस भिक्षु को लगी है। राजा यह सुनकर बहुत नाखुश हुआ। वह भिक्षु को वहां से भगा देना चाहता था, पर चूंकि वह राजकुमारी के मन की बात नहीं जानता था, इसलिए उसने संयम से काम लिया और उन्हें अंदर बुला लिया। राजकुमारी और थांग महाभिक्षु सिंहासन महाकक्ष के नीचे आ खड़े हुए। जब यह औपचारिकता पूरी हो गई तो उन्हें सिंहासन महाकक्ष में बुला लिया गया, जहां राजा ने पूछा, भिक्षुवर, आप कहाँ से आए हैं? क्या हमारी सुपुत्री की गेंद आपको लगी थी? थांग महाभिक्षु ने राजा को दंडवत प्रणाम करने के बाद जवाब दिया, मुझे दक्षिणी जम्बू महाद्वीप के महान थांग सम्राट ने पश्चिमी स्वर्ग में जाकर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने और महान वज्र संघाराम से धर्म सूत्रों को लाने के लिए भेजा है। क्योंकि इस लंबी यात्रा के लिए मेरे पास एक पारपत्र है, मैं उसे राजकुल श्रेष्ठ के प्रभात कालीन राज दरबार में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए ही आ रहा था। तभी एक चौराहे पर मुझे एक सुसज्जित मीनार दिखाई दी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि राजकुल महामान्य राजकुमारी द्वारा फेंकी गई कढ़ी हुई गेंद मेरे ही सिर पर लगेगी। क्योंकि मैं एक भिक्षु हूँ और अलग धर्म का अनुयायी हूँ, इसलिए आपकी रूपवती कन्या से विवाह नहीं कर सकता। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे मृत्यु दंड ना दिया जाए और मेरा पारपत्र वापस लौटा दिया जाए। इस तरह मैं अपने मार्ग पर आगे जा सकूंगा और जल्दी ही गृध्रकूट पर्वत पर पहुंचकर भगवान बुद्ध के दर्शन कर सकूंगा। धर्म सूत्रों को लेकर स्वदेश लौट सकूंगा। राजा ने कहा, तो आप पूरब से आए हुए परम पावन भिक्षु हैं? बेशक, जैसा कि कहावत है, नियति चक्र 1000 कोस दूर रहने वाले युगल को भी एक सूत्र में बांध सकता है। हमारी राजकुमारी 19 वर्ष की हो गई है और अभी अविवाहित है। क्योंकि यह साल, महीना, दिन और घड़ी शुभ है, इसलिए उसके लिए एक सुसज्जित मीनार खड़ी की गई है, ताकि वह इस मीनार के ऊपर से गेंद फेंककर अपने लिए एक सुयोग्य जीवन साथी चुन सके। संयोगवश उसकी गेंद आपको लगी है। यद्यपि इससे हमें कोई खुशी नहीं हुई, फिर भी हम राजकुमारी की राय जानना चाहेंगे। राजकुमारी ने नतमस्तक होकर जवाब दिया, राजकुल श्रेष्ठ पिताश्री, मैंने प्रतिज्ञा करने के बाद एक गेंद बनाई और स्वर्ग और धरती और देवी देवताओं से कहा कि जिस किसी व्यक्ति को मेरी गेंद लग जाएगी उसे मैं देवलोक का वरदान समझकर अपना पति चुन लूंगी। क्योंकि मेरी गेंद आज एक परम पावन भिक्षु को लगी
हो सकता है कि आज हमारे मिलन का निर्णय पूर्व जन्म में ही हो चुका हो। मैं अपने निर्णय को बदलने की हिम्मत नहीं कर सकती, इसलिए आपसे निवेदन है कि भिक्षुवर को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लें। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और अपने मुख्य राज ज्योतिषी को विवाह का मुहूर्त निकालने का आदेश दे दिया। विवाह समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई। राजा ने इस समाचार को दुनिया भर में फैला दिया और इसका ऐलान कर दिया। जब सामचांद ने यह सुना तो राजा को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देने की बजाय उसने कहा, मुझे जाने दे महाराज, मुझे जाने दे। राजा ने जवाब दिया, लगता है आप एक अत्यंत अविवेकशील भिक्षु हैं। हम आपको अपना दामाद बनाकर पूरे राष्ट्र की संपत्ति सौंप रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आप यहाँ रहकर सुखी जीवन नहीं बिताना चाहते? आपके दिमाग में तो केवल धर्म सूत्रों को लाने की धुन सवार है। अगर आप इनकार करते रहेंगे तो हम राजमहल के रक्षकों को आदेश देंगे कि वे आपको बाहर ले जाएं और आपका सिर काट दें। अब क्या था, यह सुनकर श्रद्धेय धर्माध्यक्ष बेहद डर गया। उसका कलेजा कांप उठा। राजा को दंडवत प्रणाम करता हुआ वह बोला, राजकुल श्रेष्ठ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन पश्चिम की यात्रा पर हम 4 भिक्षु एक साथ आए हैं। मेरे 3 शिष्य इस समय यहाँ नहीं है। अगर आप मुझे अपना दामाद ही बनाना चाहते हैं तो कृपया उन्हें बुला भेजिए, क्योंकि मैंने अभी उनसे विदा नहीं ली है। आप पारपत्र लौटाकर उन्हें यहाँ से तुरंत जाने की अनुमति दे सकते हैं, ताकि वे पश्चिम की यात्रा पूरी करने में कामयाब हो सके। राजा ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और पूछा, आपके शिष्य कहाँ हैं? सानचांग ने जवाब दिया, अतिथि मिलन आवास में। तुरंत अधिकारियों को भेजकर राजा ने महाभिक्षु के शिष्यों को बुलवा लिया ताकि उन्हें पारपत्र लौटाकर आगे भेज दिया जाए और परम पावन महाभिक्षु को राजकुमारी से विवाह करने के लिए रोक लिया जाए। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष उठ खड़ा हुआ और राजा की सेवा में हाजिर हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान की नमस्ते। श्रोताओं को राकेश वत्स की भी नमस्ते। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पिछले पाठ में हमने मुख्य तौर पर जिम में क्रेडिट कार्ड खोने के बाद बैंक में रिपोर्ट करने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यों पर विचार किया था। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 你得去看医生。 आपको जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 你能陪我去医院吗？ क्या आप मेरे साथ अस्पताल जा सकते हैं? 在哪儿挂号？ पंजीकरण कहाँ होता है? 挂一个专家号。 मैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। राकेश जी, आपको क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं केवल आपका ध्यान खींचना चाहता था। पर सच कहूँ, मुझे लगातार खांसी आती है। क्या मैं सचमुच बीमार हूँ? 你得去看医生。 आपको जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर एक बार कहिए। माफ कीजिए, आज मेरी याददाश्त कुछ कमजोर है। ठीक है, 你得去看医生。 आपको जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 你得去看医生。 आपको जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 你 तुम या आप। 你 得 चाहिए। 得 去 जाना। 去 看 देखना। 看 医生 डॉक्टर। 医生。 你得去看医生。 你得
去看医生 आपको डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए। आए अब सुने आज के बाद की पहली बातचीत। 你咳嗽的这么厉害，你得去看医生。你能陪我去医院吗？好，没问题。 शाओथांग जी, यदि मैं कभी बीमार पड़ूं तो क्या आप मेरे साथ अस्पताल जा सकती हैं? मुझे चिंता है कहीं अस्पताल में कोई अंग्रेजी जानने वाला डॉक्टर ना मिले। जरूर, लेकिन किसी कारणवश यदि मैं व्यस्त हूँ और आसपास नहीं हूँ तो आप चीनी में किसी अन्य साथी से इस तरह मदद मांग सकते हैं। 你能陪我去医院吗？你能陪我去医院吗？你 तुम या आप 你 能 सकना 能 陪 के साथ 陪 我 मैं 我 去 जाना 去 医院 अस्पताल 医院 मैं एक सहायक प्रश्नवाचक शब्द 吗？你能陪我去医院吗？你能陪我去医院吗？क्या आप मेरे साथ अस्पताल जा सकते हैं? आए एक बार फिर सुने आज के बाद की पहली बातचीत। 你咳嗽的这么厉害，你得去看医生。你能陪我去医院吗？好，没问题。 अच्छा शाओथांग जी, वनिता या मीनू मेरे साथ अस्पताल जाने को तैयार हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पहुँचकर कहाँ पर पंजीकरण करवाया जाए। आप वहाँ मौजूद लोगों से ये पूछ सकते हैं 在哪儿挂号 पंजीकरण कहाँ होता है। 在哪儿挂号？在 पर 在哪儿 कहाँ 哪儿挂号 पंजीकरण करवाना। 挂号？在哪儿挂号在哪儿挂号？पंजीकरण कहाँ होता है? आए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत। 在哪儿挂号在前面的挂号处。在哪儿 कहाँ पर 在哪儿挂号 पंजीकरण करवाना। 挂号？在哪儿挂号 पंजीकरण कहाँ होता है। 在哪儿挂号？इस प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में माँ शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? एक अच्छा सवाल है। चीनी भाषा में विशेष प्रश्नवाचक वाक्य में पूछने वाले ने जब किसी चीज के बारे में प्रश्न किया तो सुनने वाले को उसी का जवाब देना है। मसलन पंजीकरण कहाँ पर, किस डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में ना和那个 जैसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऐसे वाक्य के अंत में सहायक प्रश्नवाचक शब्द माँ को जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया। आइए सुने एक बार फिर आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 在哪儿挂号？在前面的挂号处。 शाओथांग जी, पंजीकरण विभाग तो आसानी से मिल गया, पर मैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं 挂一个专家号 एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना है। 挂一个专家号，挂号 पंजीकरण करवाना। 挂号一个 एक 一个专家 विशेषज्ञ 专家，挂一个专家号 एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना है। 挂一个专家号。 आइए सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत। 你好，挂一个专家号，挂哪个大夫的？内科李山大夫。 अच्छा, आज के बाद की सारी बातचीत सुनने से पहले हम आज के प्रमुख वाक्य दोहराएं। 你得去看医生。你得去看医生。आपको जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 你能陪我去医院吗？你能陪我去医院吗？ क्या आप मेरे साथ अस्पताल जा सकते हैं? 陪我 मेरे साथ 陪我去医院 अस्पताल जाना। 去医院。你能陪我去医院吗？ क्या आप मेरे साथ अस्पताल जा सकते हैं? 你能陪我去医院吗？在哪儿 कहाँ पर 在哪儿 挂号 पंजीकरण करवाना। 挂号？在哪儿挂号 पंजीकरण कहाँ होता है। 在哪儿挂号？一个专家 एक विशेषज्ञ 一个专家，挂一个专家号 एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना है। 挂一个专家号。 अच्छा दोस्तों, अब हम आज के बाद की सारी बातचीत सुने। बातचीत एक। 你咳嗽的这么厉害，你得去看医生。你能陪我去医院吗？
好，没问题。 budget 在哪儿挂号？在前面的挂号处。 budget 店。你好，挂一个专家号。挂哪个大夫的？内科李山大夫。 अच्छा, आज का पाठ यहीं तक। अब शाओथोंग और राकेशवत्स को आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार। सीजीटीएन हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।